हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्की कुमार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने अभी जो हमारा जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंदर हम पीछे जो 4 टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं और आज हम जो 5वां जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो हमारे पुराने वीडियो हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। वहाँ पे आप जो बाकी के जो वीडियो वो देख सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियो को देखें और फिर इस वाली वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि वीडियो है वो सीरियल से बने हुए हैं और सीरियल से अगर आप इन्हें देखोगे, शुरू से आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आपका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। तो इस अब जो हमारा जो अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में, जो वायुमंडल दाब क्या होता है, इसे हिंदी में वायुमंडलीय दाब और इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जो वायुमंडल में जो भी गैसें होती है, वायुमंडल में जो गैसें होती है उनके द्वारा जो अब दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। हमें पता है कि जो हमारा जो वायुमंडल है वो परतों के रूप में ऐसे डिवाइड हुआ है और हमारी जो चारों ओर क्या है, एक हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, चारों तरफ से गैसों से क्या हुआ है, घिरी हुई है। तो जो वायुमंडलीय जो गैस है उन गैसों के द्वारा जो पृथ्वी की सतह पे जो दाब लगाया जाता है या पृथ्वी की सतह पे कोई वस्तु है, उस वस्तु पे अगर कोई दाब लगाया जाता है तो उस दाब को हम क्या बोलते हैं, उस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं आप समझूं तो ये देखो, मैं कोई बाल्टी ले रहा हूँ। सपोज ये कोई एक बाल्टी है, एक बर्तन है जिसमें क्या हुआ, पानी भरा हुआ है। ये यहाँ तक क्या हुआ है, ये पानी है। ये पानी की यहाँ लास्ट जो ऊपर वाली परत है, ये परत है। इस परत पे अगर आप देख रहे हो जो ये यहाँ पे जो एयर के कण है, जो एयर के कण है वो क्या कर रहे हैं, इस परत पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। इस परत पे क्या है, प्रेशर लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ जो है परत पर प्रेशर लगा रहे हैं। और जो बात गैस, क्योंकि इसके चारों तरफ है गैस है तो ये इसकी गिलास पे लगाएंगे। गिलास पे भी क्या प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर हमेशा क्या है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ एक ही दिशा में लगता है, ऐसा कि ऊपर से लग गया बाकी साइडों से नहीं लगेगा। प्रेशर है जो वायुमंडलीय दाब है जो वो सभी दिशाओं से समान रूप से लगता है। अगर समान रूप से अगर नहीं लगता तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम खड़े ही नहीं हो पाते, हम कोई काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेशर एक तरफ से लगता तो हम जिस तरफ से लगता उसके विपरीत तरफ में गिर जाते। जैसे नीचे पीछे से प्रेशर लगता तो हम क्या, जैसे आगे धक्का लगता, आगे से लगता तो पीछे धक्का लगता। तो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो सभी दिशाओं से हमें समान रूप से लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको देखूं तो ये जो पेन है वो पेन, इसको मैं अगर यहाँ से खड़ा कर दूं तो ये खड़ा क्यों रह पा रहा है, क्योंकि जो इसके आसपास में जो भी एयर है, इसके एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं वो इस पे क्या कर रहे हैं, समान रूप से क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही इसके विपरीत इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है। इसीलिए क्या है, ये अपनी मेन पोजीशन में क्या है, खड़ा रहेगा। अगर ऐसा ना होता तो ये क्या, कहीं जिस तरफ फोर्स नहीं लग रहा होता उस तरफ क्या होता, गिर जाता। तो वायु पे जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या है, किसी वस्तु पर सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर से एयर है, एयर के कारण एयर वायु है, वायु क्या कर रही है, इस जल की सतह पर दबाव लगा रही है। इधर भी लग रहा है ये दबाव, ये जो पात्र है पात्र के ऊपर लग रहा है और इधर नीचे की तरफ भी क्या होगा, ये प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो वायु का जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। अब जब बात कर लेते हैं दाब की परिभाषा के बारे में, तो दाब की परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि दाब की परिभाषा क्या होती है। तो दाब की परिभाषा को अगर हम कहें जो किताबों में है वो है, ये तो हमने जो पहले ही पढ़ी थी कि वायुमंडलीय गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब कह रहा। तो ये तो सिंपल ही हो गई। और ये फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो वाली है कि एकांक क्षेत्र पर, जो फिजिक्स में जो हमारे काम आएगी, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो दाब है वो क्या कहलाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगाया गया जो दाब है, वायुमंडलीय लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो दाब क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब। सॉरी, किसी जो
किसी वस्तु पर वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा लगाया गया जो बल है वो बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है, ऐसा अगर एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर इसकी डेफिनेशन रखें तो हम क्या कह सकते हैं कि वायुमंडलीय कणों द्वारा, वायुमंडलीय कणों या फिर वायुमंडलीय गैसों द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, कोई सतह है उसके जितने उसके इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जा रहा है वो बल क्या कहलाएगा, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है वो बल क्या कहलाएगा, वो दाब कहलाएगा। और जो दाब है, दाब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इसे एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे लिखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके सिंबल की। तो जो इसका सिंबल है वायुमंडलीय दाब को जो इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल पी और स्मॉल ए, कैपिटल पी स्मॉल ए से क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। इसको दर्शाने के लिए कैपिटल पी ए का जो सिंबल है वो यूज किया जाता है। अब अगर इसके फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे डेफिनेशन में हम देखा इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो इकाई क्षेत्रफल ये रहा और इस पे जो बल लग रहा है वो बल का जो रेशियो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेशर। तो प्रेशर ये इसका जो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में जो आगे वाला जो आगे बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो सबसे पहले हम इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा। तो एसआई अगर मात्रक की बात करें तो अगर आप फॉर्मूले में यहाँ देख रहे होंगे तो फॉर्मूले में ऊपर क्या है, फोर्स, और फोर्स को एसआई पद्धति में किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो फोर्स और नीचे क्या है एरिया, और एरिया को हम ऐसा यूनिट में किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो जो दाब है, दाब का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। और ये पास्कल क्या है, पास्कल क्या है, जो वैज्ञानिक है ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल के सम्मान में जो दाब है, दाब का मात्रक का नाम दिया गया है पास्कल। अब दूसरी, अभी ये तो होगी इसकी ऐसा यूनिट। अगर इसकी हम सीजीएस यूनिट की भी बात कर लें, साथ ही साथ सीजीएस यूनिट की भी बात कर लें, सीजीएस यूनिट की बात कर लें हम, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सीजीएस यूनिट अगर फोर्स है, फोर्स को अगर सीजीएस यूनिट में हम बात करें तो फोर्स को हम बोलते हैं डाइन, सीजीएस नापते हैं सीजीएस पद्धति में डाइन में नापते हैं। और जो एरिया, एरिया को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका जो सीजीएस मात्रक हमारे पास निकल के आएगा, जो सीजीएस मात्रक हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सीजीएस मात्रक किसका, दाब का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो दाब है, दाब कौन सी है, एक अदिश राशि है, यानी कि ये दिशा पे निर्भर नहीं करती, दाब एक अदिश राशि है। अब जो नॉर्मल हम बात कर लेते हैं, जो वायुमंडलीय दाब है वो होता कितना है। तो जनरली जो वायुमंडलीय दाब है वो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 बार के बराबर होता है। जो वायुमंडलीय दाब जो हमारा लेते हैं हम उसको कितना मानते हैं, 1 बार मानते हैं। और 1 बार है वो किसके बराबर होता है, 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल को। 1 बार बराबर, ये इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। और 1 बार को अगर इसी पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल क्या है, देखो यहाँ पे इसी को हमने क्या नाम दिया था, पास्कल। और पास्कल क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसी को अगर हम यहाँ पे आगे लिखें तो 1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसी को हम समुद्र की सतह पर नापते हैं तो समुद्र की सतह, इसे क्या है, सेंटीमीटर, जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब को हम किस किस में मापते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, इसको इंच में भी नापते हैं, और किस में मापते हैं, मिलीबार में। सेंटीमीटर, इंच और मिलीबार, इन तीनों में भी हम नापते हैं। और बार और पास्कल तो है ही है इसके साथ में। तो जो समुद्र की सतह पर जब वायुमंडलीय दाब को नापते हैं तो वो कितना निकल के आता है हमारे पास, 76 सेंटीमीटर। और या फिर इसे मिलीबार में अगर हम नापे तो मिलीबार में क्या निकल गया, 1013.92, 1013.92 मिलीबार। ये क्या है, मिलीबार में। और ये किस में है, ये किस में, सेंटीमीटर में। ये मैंने आपको बात बता दी है कि वायुमंडलीय दाब क्या है, वो सभी दिशाओं में क्या लगता है, समान रूप से लगता है। मापन मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो वायुमंडलीय दाब है उसको कौन से वाले जो यंत्र है, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को।
तो जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वायुमंडलीय दाब को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और जो जो हमारे पास जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो आविष्कार है और वो किसी ने किया था। ये कई बार मैंने भी कंपटीशन एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखा था कि जो वायुमंडलीय दाब है इसका जो आविष्कार है किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये कई बार पूछते हैं और ये भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब को कौन से वाले यंत्र से नापते हैं? तो इसके लिए हम जो यंत्र यूज करते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। और जो इसका जो आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था टॉरिसैली। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये आप देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब का जो यंत्र है उसका जो आविष्कार है उसका जो आविष्कार है उस वैज्ञानिक टॉरिसैली ने किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब है वो प्रैक्टिकली अगर हम उसे देखें तो वो कितना होता है। और इसका अगर पता लगाने के लिए अगर हम वायुमंडलीय दाब को अगर हमें नापना है कि वो कितना है तो हम क्या करते हैं, एक प्रखनली लेते हैं और वो प्रखनली की जो लंबाई है, कोई कांच के प्रखनली ले लेते हैं और उसकी जो लंबाई है हम कितनी रखते हैं? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर एक कांच के प्रखनली ले लेते हैं और उसमें क्या भर देते हैं हम? पारा। जब पारा अब उसमें भर दिया, अब पारा भरने के बाद में जो द्रव है, जो इसकी निचली सतह है, द्रव जो प्रखनली की जो निचली सतह है उस पर जितना दाब लगा पा रहा है उतना ही दाब किसके बराबर होगा? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये बात समझ में? यानी कि जितना जो द्रव उस प्रखनली में भरा है, जितना पारा उस प्रखनली में भरा है उतना जितना दाब वो लगा पा रहा है उसकी सतह पर वो किसके बराबर होगा? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। जैसे अगर यहाँ से अगर ऐसे देखें तो पारे से भरी हुई एक 76 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली में भरे पारे द्वारा लगाया गया दाब है वो किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। उतना ही जितना वायुमंडलीय दाब हम किसी वस्तु पर लगता है उतना ही ये 76 सेंटीमीटर जो पारा भरा हुआ है वो उस वस्तु पे लगाएगा। इसे अगर फाइंड आउट करना होता है तो ये जो प्रेशर है मैं फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो फॉर्मूला है रो इंटू एच इंटू जी। रो एच इंटू जी। रो क्या है? रो घनत्व है और एच क्या है? हाइट ऑफ जो लिक्विड है वो भरा हुआ है। यहाँ पे लिक्विड के रूप में क्या है हमारे पास में? लिक्विड के रूप में क्या है? पारा। लिक्विड के रूप में क्या है? पारा। हम पारे को यहाँ पे प्रखनली में भर रहे हैं और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका जो मान है वो होता है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर जैसे हम कितना प्रेशर हमारे पास वो आएगा इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो पारा है पारा का घनत्व लेंगे, उसको रख देंगे और एक 76 सेंटीमीटर हमें कितना हाइट लेना है उस पारे की हाइट कितना लेना है? 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट कितने लिखेंगे? सेंटीमीटर में 76 और जी का मान किस में लिखेंगे? यूनिट आप ध्यान में रखें। यूनिट अगर यहाँ ये सीजीएस में ले रहे हो, देखो क्यों यहाँ पे क्या इसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर किस में आता है? सीजीएस में। तो जो ये इस त्वरण को भी किस में बदल दे आप? सीजीएस में बदल दें। त्वरण को भी किस में बदल दें? सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलें। और फिर इस घनत्व को भी किस में लेना है? घनत्व में किसको लेना है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। और उसकी जो सबको एक ही यूनिट एक ही पद्धति में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसी के बेस पे अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास हमें क्वेश्चन दे दिया एक जो द्रव है, द्रव का घनत्व इतना है और वो इतनी बड़ी एक नली है उसमें भरा हुआ है और उसकी हाइट इतनी है, तो बताइए कि उसके द्वारा जो लगाया गया दाब है वो कितना होगा। तो जस्ट यही वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है। इस वाले फॉर्मूले से हम उसके लिए प्रेशर है वो कितना प्रेशर डेवलप कर पाएगा उस अपनी जो सतह है जिसपे निचली जो सतह है, सतह पे कितना प्रेशर डेवलप कर पाएगा वो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों में ये जो चार चीजें हैं, चार चीजों में से अगर हमें तीन चीजें गिवन होंगी और चौथी हमें क्या जाए पूछी जाएगी, तो हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? इसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब एक नोट करने की जो बात है कि जो दरवाजे जो दाब जो दरवाजे द्वारा लगाया गया दाब है पात्र की आकृति पे कभी भी क्या है निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे हमने जो परख नली ली थी उसके जो आकृति है वो कैसी भी हो, लेकिन जैसे वो उसका लेकिन क्या डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे, यहाँ के फॉर्मूले में अगर आप देख रहे हो तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। यहाँ पे कभी कहीं भी आकृति से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है कि द्रव जितना ज्यादा उस पर द्रव भरा होगा प्रेशर क्या है उतना ही ज्यादा लगेगा। जैसे कोई टंकी है, कोई टंकी में जो एक आधी भरी हुई है, एक पूरी भरी हुई है, तो पूरी भरी हुई है उसमें जो द्रव भरा हुआ है उसकी हाइट ज्यादा होगी तो जो ज्यादा प्रेशर डेवलप कर पाएगी वहाँ। अगर आपको वैसे देखना तो आप जैसे नल खोलोगे तो देखोगे आप उसमें तेजी से पानी आएगा, और जिसमें पानी कम होगा उसको अगर आप नल से खोलोगे तो पानी थोड़ा धीमे आएगा। इसका रीजन यही है कि जो ज्यादा टंकी भरी हुई है उसका प्रेशर क्या है ज्यादा, वो प्रेशर ज्यादा डेवलप कर पा रही है जिससे पानी क्या तेजी से बाहर निकल रहा है। और जो कम भरी हुई है वो वाली टंकी क्या है, वो उस पर प्रेशर क्या है कम डेवलप हो पा रहा है, और जिसकी वजह से क्या है उसमें जो पानी है वो थोड़ा धीमे आ रहा है। ठीक है। और अगर हमें अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, अगर जैसे कोई द्रव है, कोई द्रव के द्वारा अगर हमें कुल दाब अगर निकालना हो कि वो कुल दाब कितना लगा पा रहा है, तो जब भी हम कुल दाब की बात करेंगे तब हम उस द्रव के द्वारा लगाए गए दाब के साथ साथ में क्या करेंगे, हम साथ में ऐड करेंगे कौन सा, वायुमंडलीय दाब को। कि द्रव जितना प्रेशर लगा पा रहा है वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ देखो ये कोई पाइप है, ये पाइप है, ये इस पाइप में कुछ जो भी लिक्विड भरा हुआ है, तो ये क्या है प्रेशर, इसकी जो निचली सतह है, इस निचली सतह पे क्या कोई ना कोई प्रेशर डेवलप कर रहा है इसकी क्योंकि इसका कोई घनत्व है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण भी है और इसका कुछ घनत्व भी है और ये इसकी कुछ हाइट भी है। तो ये कोई ना कोई निचली जो सतह है इस सतह पे क्या कर रहा है, कोई प्रेशर डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर इस सतह के लिए अगर हम कुल प्रेशर की अगर बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पारा है, ये जो भरा हुआ है लिक्विड, इसमें ऊपर की तरफ से कुछ ना कुछ एयर भी प्रेशर लगा रही है, एयर भी क्या कर रही है प्रेशर लगा रही है, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है वो भी इस पे क्या है लग रहा है। तो अगर इस फ्लूइड के लिए, इस वाली जो फ्लूइड है इस फ्लूइड के लिए या इस तरल के लिए या फिर इस लिक्विड के लिए अगर टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस उस द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। तो जो हमारा कुल दाब होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव द्वारा लगाया गया दाब। और वायुमंडलीय दाब को किसको क्या बोलते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हम पीछे देख चुके हैं कि वो कितना होता है। ठीक है एक बार, और जो प्लस इसमें क्या करना है, रो जी एच क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। रो जी एच, रो क्या घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है द्रव की हाइट। ठीक है। अब क्या बात कर लें, ये बात कर लें कि जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का जो एक और मात्रक है जैसे मिली बार, वायुमंडलीय दाब को मिली बार में भी नापते हैं, और जो 1 मिली बार है वो 10 की पावर -3 बार के इक्वल होता है। या फिर अगर पास्कल में अगर इसको इक्वलेंट में अगर लें तो ये होता है 100 पास्कल के बराबर, 100 पास्कल 1 मिली बार। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके तापमान के। जब भी किसी द्रव है, द्रव के लिए अगर जैसे तापमान का मान बढ़ता है तो तापमान के मान के बढ़ने से क्या होता है, उस वाले जो द्रव है उस द्रव का क्या होता है, घनत्व में क्या कमी आती है। घनत्व में कमी आने की वजह से क्या होगा, जब भी घनत्व में कमी आएगी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो किसी द्रव में क्या घनत्व में क्या कमी आई, और कमी आने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 10 थी, पहले कितनी थी, 10 थी, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, 10 थी यहाँ पे, और हाइट तो इसकी वही की वही है, जी भी वही का वही है, तो टेम्परेचर के बदलने से बदल क्या रहा है, घनत्व है, और घनत्व पहले कुछ 10 था और सपोज टेम्परेचर के बढ़ने से 9 हो गया, तो आप यहाँ पे देखोगे कैलकुलेशन में अगर रखोगे तो वैल्यू जो पहले वैल्यू है कुछ ज्यादा आएगी और जो बाद में जो वैल्यू है वो कम आएगी। तो जो तापमान के बढ़ने से क्या घनत्व में क्या आती है, कमी आती है, और घनत्व में कमी आने से क्या होता है, जो द्रव है उसके द्वारा जो लगाया गया डेवलप किया गया प्रेशर है उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। तो ये था हमारा जो वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब इसके बाद में हम आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आज के लिए इतना ही, और
आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।